टॉपिक नंबर 12.7 में आज हम देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए, कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसके अंदर ये सेल या तो फिर बैटरी का काम क्या होता है भाई, तो बैटरी इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या तो फिर वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करती है। हमें पता है कि वायर के दो एंड के ऊपर जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी उसमें से चार्ज फ्लो होंगे और चार्जेस का जो फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। इन शॉर्ट कि सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसके पीछे बेसिक नीड क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस या तो फिर वोल्टेज का कोई सोर्स होना चाहिए, तभी जो करंट है वो फ्लो करेगा। अब देखिए, वो जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड कर सकती है, तो बैटरी के अंदर हमें पता है उसके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो बैटरी अपने अंदर कंटिन्यूअसली जब हम इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, तो बैटरी कंटिन्यूअसली अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करती रहती है और वो केमिकल रिएक्शन करके उसके अंदर दो एंड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर रखती है। इन शॉर्ट क्या होता है कि बैटरी को जब आप कनेक्ट करते हो सर्किट में तब वो कंटिन्यूअसली अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करती है और वो एनर्जी बनाती है और वो अपनी एनर्जी खर्च कर देती है, यानी कि एक्सपेंड कर देती है। किसके ऊपर? कि ये जो वायर में जो चार्ज होते हैं उस चार्जेस के ऊपर खुद की एनर्जी एक्सपेंड कर देती है, यानी कि उसको दे देती है और वो चार्ज इस बैटरी से एनर्जी लेकर इस सर्किट में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब ये हमने बात की जब हम सर्किट में बैटरी को यूज करते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन आती है उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस होता होगा, उसमें भी एक प्लस और एक माइनस होगा। तो वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, तो जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जनरेटर से। जनरेटर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जनरेटर में मैग्नेट से हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो वो रोटर होता है वो जब घूमता है तब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उसको हम रख देते थे सपोज एक वाटरफॉल के नीचे, तो वाटरफॉल जब वाटर गिरेगा तो जनरेटर जो है वो घूमेगा और जब वो घूमता है तब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वहां पर हमने क्या किया कि वो मोटर या फिर जो जनरेटर है उसको घुमाकर हमने इलेक्ट्रिसिटी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। तो इसको हम ऐसा बोलते हैं कि हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई। तो यहाँ पर क्या होता है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इन शॉर्ट हमें देखना क्या है कि किसी भी तरह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस जब मिलता है तब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर। सपोज हम यहाँ पर बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी बनती है और वो खुद की एनर्जी किसको दे देती है, चार्जेस को दे देती है और वो चार्जेस एनर्जी लेकर यहाँ पर सर्किट में घूमते हैं। अब देखिए, अब इस सर्किट में हमने यहाँ पर सपोज जो हमने यहाँ पर आर लिखा है, ये दोनों पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया एक फैन को। हमें पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए डिवाइस को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं एक रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो आप डिवाइस लिखिए या तो फिर सिंपली रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब सपोज यहाँ पर हमने कोई फैन को कनेक्ट किया है। अब यहाँ से जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो होगा, करंट ये फ्लो होगा यानी कि चार्जेस फ्लो होंगे और वो चार्जेस कहाँ से निकले हैं, तो वो इस बैटरी से एनर्जी लेकर यहाँ से निकले हैं। अब वो जाएंगे फैन के पास, घूमते घूमते वो जाएंगे फैन के पास। अब फैन के अंदर हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कुछ मैग्नेट से कि जब हम उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तब वो जो है वो घूमने लगता है। तो यहाँ से इस बैटरी ने जो एनर्जी दी थी वो गई फैन के पास और वो यहाँ पर खर्च हो गई किस में, फैन को घुमाने में। सपोज यहाँ पर हमने फैन की जगह पे कनेक्ट किया है एक लैंप को। अब लैंप के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि जो लैंप होता है उसके अंदर एक ऐसी फिलामेंट होती है। अब इसको हमने कनेक्ट किया है इस बैटरी के साथ, तो अगर हम स्विच ऑन करेंगे यानी कि करंट फ्लो होगा और चार्जेस जो है वो बैटरी से एनर्जी लेके यहाँ पर आए हैं। अब वो जाएंगे इस फिलामेंट में और वो क्या करेंगे कि जब करंट फ्लो होगा तो इस फिलामेंट जो है उसको गर्म करेंगे। और फिलामेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, हमने ऐसा मटेरियल चूज करके फिलामेंट बनाई होती है कि वो जो फिलामेंट है वो जब हीट होती है तब वो लाइट को एमिट करती है और लाइट एमिट करेगी, इसलिए बल्ब क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। तो चार्जेस जो कि इस बैटरी से एनर्जी लेकर आए थे वो एनर्जी यहाँ पर किस में खर्च हो गई, तो इस फिलामेंट को गर्म करने
के लिए, यानी कि ये जो बल्ब है उसको ग्लो करने में वो एनर्जी यहाँ पर हमने खर्च कर दी। सपोज यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया एक रेफ्रिजरेटर को, तो जो एनर्जी हमको मिली थी बैटरी से वो खर्च हो गई चीज़ों को ठंडा करने के लिए। तो इस तरह से सारी जो डिवाइस है उसके अंदर जो एनर्जी जो कि हमको इस बैटरी से मिली थी वो उस डिवाइस में जो भी काम होता है उसमें खर्च हो जाती है। अब क्या सारी जो एनर्जी जो कि हमने चार्जेस को दी थी इस बैटरी से, वो सारी एनर्जी यहाँ पर फैन को घुमाने में लग जाएगी या फिर लैंप को ग्लो करने में लग जाएगी? तो नहीं। क्या होता है एक्चुअली, थोड़ी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है हीट बनाने में, यानी कि गर्मी बनाने में। वो कैसे? देखिए, हमको पता है कि कोई भी जो डिवाइस होती है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हम इस चीज़ को समझते हैं एक वायर से। देखिए, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो हमें पता है। अब उसके अंदर जब चार्जेस फ्लो हो गए तब रेजिस्टेंस काम क्या करता है, तो उस चार्जेस का जो मोशन है उसको अपोज करना, उसको रोकना, यानी कि उसको रेजिस्ट करना। अब एक एग्जांपल समझिए। आप सपोज गए हो एक मेले के अंदर और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। अब आपको यहाँ से सामने थोड़ा दूर आपका एक दोस्त खड़ा है, उसके पास जाना है, लेकिन आप दौड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बीच में ट्रैफिक इतनी सारी है, बीच में लोग इतने सारे हैं। इसलिए जब आप जाओगे तो सभी लोगों के साथ ऐसे टकरा कर आप जाओगे। तो जब आप दूसरे लोगों के साथ टकराओगे तब आपकी थोड़ी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। अगर बीच में कोई नहीं होगा तो सिंपली आप आसानी से यहाँ से वहाँ तक जा सकते हो, दौड़ के, चल के, किसी भी तरह से। लेकिन जब बीच में बहुत सारी भीड़ होगी तब सभी के साथ ऐसे आप टकराते जाओगे तो आपकी जो सभी कोलिजन हो गए सभी लोगों के साथ, उसमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी है वो लॉस होती जाएगी। उसी तरह से वायर के अंदर जब चार्ज फ्लो होते हैं तब रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि वो चार्जेस है वो दूसरे चार्जेस के साथ या फिर दूसरे एटम के साथ कोलाइड कर देते हैं। तो उसका जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन के दौरान उसकी जो एनर्जी है वो कुछ लॉस हो जाती है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की मदद से क्या होता है कि जो एनर्जी चार्जेस के पास थी उसमें से कुछ एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे चार्जेस के साथ या तो फिर दूसरे एटम के साथ जो कोलिजन होता है उस कोलिजन में अपनी खुद की एनर्जी वो थोड़ी लॉस कर देते हैं। इसलिए हमें पता है कि सारी जो डिवाइस है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी हमने चार्जेस को दी थी उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। सपोज हमने फैन में कुछ करंट दिया तो थोड़ा करंट तो फैन को घुमाने में लग जाएगा, लेकिन थोड़ा करंट उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हीट में लॉस हो जाएगा। वो दूसरे एटम के साथ टकराएंगे तो इसलिए उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और जो एनर्जी लॉस होती है वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। उसका क्या होता है, वो हीट बनकर डिवाइस में से बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में। इसलिए आपने देखा होगा कि जो फैन होता है उसको अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए चालू रखते हो तो उसको आप अगर बंद करके फिर ऐसे टच करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो थोड़ा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमने उसको करंट दिया था उसमें से थोड़ा करंट क्या हो गया, वो हीट जनरेट करने में चला गया, यानी कि वो लॉस हो गया। सेम आप देख सकते हैं लैंप के अंदर। लैंप को अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए चालू रखोगे तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो एनर्जी दी थी, यानी कि चार्जेस को जो एनर्जी मिली थी बैटरी से, उसमें से थोड़ी एनर्जी तो बल्ब को ग्लो करने में लग गई, लेकिन थोड़ी एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाती है। और वो लॉस किस फॉर्म में होती है, वो होती है हीट के फॉर्म में। इसलिए सारे जो डिवाइस है वो थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो ये जो हमारा फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हमने बात की ऐसी डिवाइसेस की जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। कई डिवाइस ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव डिवाइसेस। कैसी? प्योरली रेजिस्टिव डिवाइसेस, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक आयन है और इलेक्ट्रिक हीटर है। उसके अंदर क्या होता है कि हमको हीट यानी कि गर्मी जनरेट करनी होती है, तो वहाँ पर हम कोई एक ऐसा मटेरियल का वायर यूज़ करते हैं जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी कि जो चार्जेस फ्लो होंगे उसका कोलिजन भी दूसरे एटम के साथ ज़्यादा होगा। हमको पता है रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उसमें से कम करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कोलिजन है वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर ज़्यादा कोलिजन हो गए तो ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे वायर को यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी हम एक मान लीजिए ऐसी एक कोयल बना देते हैं। अब इसमें से जब हम करंट फ्लो करेंगे तो हमारा सारा जो एनर्जी थी, जिस करंट में जो यानी कि चार्जेस को हमने जो एनर्जी दी थी इस बैटरी से, वो सारी एनर्जी खर्च हो जाती है किस में, वो कोलिजन में। इसलिए वहाँ पर बहुत सारी हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है।
तो प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस में क्या होता है कि जो भी एनर्जी हमने दी थी वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस हीट को हम यूज़ करते हैं, सपोज हम आयन अगर बनाई है तो आयन में जो हीट जनरेट होती है उसको हम यूज़ करेंगे कपड़े प्रेस करने के लिए। सपोज हमने बनाई है एक इलेक्ट्रिक हीटर, तो हीटर में जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम यूज़ करते हैं कोई खाना पकाने के लिए। तो इस तरह से प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस में क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी हमने चार्ज को दी है वो सारी जो एनर्जी है वो किस में खर्च हो जाती है, हीट जनरेट करने में खर्च हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस। तो ये जो फिनोमिना पूरा हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका क्या हो जाता है, हीट में कन्वर्जन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का कन्वर्जन होता है हीट में। अब हम इसका कुछ फॉर्मूलास निकालेंगे जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई वायर है या तो फिर कोई रेजिस्टेंस है, उसका जो उसमें जो हीट क्रिएट होगी वो कितनी क्रिएट होगी। तो हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि कोई एक चार्ज है उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर ले जाने के लिए हमें उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ता है। सपोज एक चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाना यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका इक्वेशन हमारे पास है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये क्या है, वर्क डन, ये चार्ज और ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके ऊपर से हम ऐसा लिखना चाहे कि इस चार्ज के ऊपर इस जो हमारी बैटरी यहाँ पर थी उसने कितना वर्क किया, तो इसके ऊपर से हम ऐसा बना सकते हैं कि ये वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा, ये Q अगर यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाई Q, यानी कि V इंटू Q। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का। अब सपोज कि हमने इस सर्किट में T जितने टाइम के लिए जो करंट है उसको फ्लो करवाया, कितने टाइम के लिए, T जितने टाइम के लिए। अब हमें पता है करंट जो है उसका इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है करंट को हम लिख सकते हैं करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं करंट। तो इसके ऊपर से हम इक्वेशन बना सकते हैं कि चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब देखिए ये जो Q की वैल्यू है इसको अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो ये वर्क डन का हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, वर्क इज इक्वल टू ये V और ये Q की जगह पे आ जाएगा I इंटू टी, तो ये हो जाएगा V I T। तो ये हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया। अब आपने एक टर्म सुनी होगी पावर। पावर हम किसको बोलते हैं कि कोई भी डिवाइस जो कि वर्क कर रहा है उसकी वर्क करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। सपोज एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है, हमने आपको बोला कि आपको 10 कोई बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस को आपको यहाँ से उठाकर 4th फ्लोर के ऊपर रखना है। तो आप दोनों ने स्टार्ट किया, लेकिन आपने वो सारे जो 10 बॉक्सेस है उसको सिर्फ 5 मिनट में ही ऊपर पहुँचा दिए, और आपका जो फ्रेंड है उसने वो सारे बॉक्सेस यानी कि 10 बॉक्सेस को 4th फ्लोर के ऊपर पहुंचाने के लिए मान लीजिए 10 मिनट लिए। तो आपने वो जो काम है वो कम टाइम में पूरा कर लिया, इसलिए हम आपको ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो पावर है वो ज़्यादा है। सपोज 2 बाइक है, एक बाइक हमने दोनों को साथ में स्टार्ट किया और उसको सपोज कि मान ले हमको 100 मीटर जितना दूर लेकर जाना है, तो एक बाइक जो है वो 10 सेकंड में ही 100 मीटर कवर कर लेती है, और दूसरी जो बाइक है वो मान लीजिए 20 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो पहली जो बाइक थी उसने वो जो डिस्टेंस था 100 मीटर का वो कवर करने के लिए कम टाइम लिया, तो अगर वो टाइम कम लेती है तो हम बोलते हैं उसका जो पावर है वो कैसा है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावर से काम करती है, इसलिए वो ज़्यादा स्पीड से यानी कि पहले वो पहुंच जाती है। तो पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कोई डिवाइस ने कितना वर्क किया उसको हम बोलते हैं उसका पावर। अगर कोई डिवाइस कम टाइम में काम पूरा करती है तो उसका पावर ज़्यादा है, ऐसा हम बोलेंगे। अगर कोई डिवाइस ज़्यादा टाइम लेती है कोई वर्क करने के लिए तो उसका पावर कम है, ऐसा हम बोलेंगे। तो इसके ऊपर से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्क डन का इक्वेशन है VIT, तो यहाँ पर रख देते हैं, पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू वर्क डन यानी कि VIT डिवाइडेड बाय T।
तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो इसके ऊपर से हमें पावर का फॉर्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई I। तो ये एक इक्वेशन आपको याद रखना होगा, इसका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं। ये है पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब देखिए, पावर देने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं। हमें सपोज वो बॉक्स वाला एग्जांपल लेते हैं, तो आपने वो सारे बॉक्सेस 4th फ्लोर के ऊपर पहुंचाने के लिए क्या किया, पावर। तो आपने वो काम करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च की होगी। तो पावर लगाने के लिए हमको क्या, वर्क करने के लिए यानी कि पावर लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें अपनी जो एनर्जी है वो खर्च करनी पड़ती है। तो हम उसके ऊपर से ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इस बैटरी ने चार्जेस के ऊपर जो वर्क किया, उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसने एनर्जी खर्च की वो कितनी होगी, तो वो होगी कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी या तो फिर सेल इज इक्वल टू, तो उसने जितने टाइम तक जो पावर है वो लगाया, तो उसको हम बोला कि उसने इतनी एनर्जी दी होगी। तो एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जितने टाइम तक उसने वर्क किया, यानी कि जितने टाइम तक उसने जो पावर लगाया, उसको हम बोलते हैं कि उतनी एनर्जी वो जो बैटरी है उसने अपने अंदर से खर्च की होगी। तो एनर्जी का हमारे पास इक्वेशन हो गया पावर इनटू टाइम। और एनर्जी हमने अगर बात करें, यहाँ पर हम प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस यानी कि ऐसी डिवाइस जिसमें सारी जो एनर्जी है वो खर्च हो जाती है हीट को बनाने में, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी हमने दी थी इस बैटरी से, वो सारी एनर्जी खर्च हो गई किसमें, हीट को जनरेट करने में। तो इसलिए ये जो एनर्जी है इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि वो किसमें खर्च हो गई, हीट को जनरेट करने में। इसलिए ये जो हमारा इक्वेशन होगा उसको हम लिख सकते हैं, ये एनर्जी को हम लिखेंगे हीट, क्योंकि जितनी एनर्जी हमने दी थी, ये एनर्जी जितनी हमने दी थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। इसलिए इसके बराबर हम यहाँ पर हीट लिख लेते हैं। तो हीट इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस T, और P यानी कि पावर का हमारे पास एक इक्वेशन है VIT, तो ये हीट हो जाएगा VIT। और ओहम्स लॉ से हमने सीखा हुआ है कि V इज इक्वल टू होता है IR। तो ये वैल्यू अगर हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये V की जगह पे अगर हम IR को रखेंगे तो हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो H का हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा V इज इक्वल टू IR को अगर रखेंगे तो हो जाएगा I इंटू R मल्टीप्लाइड बाई ये I और ये एक T। तो देखिए I और I, तो ये हो जाएगा I स्क्वेयर और ये एक R और ये एक T। तो ये हमको मिल जाएगा हीट का इक्वेशन। किसका, हीट का। कोई भी रजिस्टर या तो फिर कोई भी डिवाइस है उसके अंदर कितनी हीट जनरेट होती है, तो वो होती है I स्क्वेयर R T जितनी। ये जो इक्वेशन है वो बनाया था एक जूल नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए ये जो हमको इक्वेशन मिला उसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कोई भी डिवाइस या तो फिर कोई भी रजिस्टर है उसके अंदर कितनी हीट जनरेट होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं I स्क्वायर RT यानी कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वेशन से। और वो रूल हमको दिया था जूल नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जो हमको इक्वेशन मिला हीट का H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, उसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के बराबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो आपको पता है कि अगर कोई एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर कोई एक क्वांटिटी को आप डिक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि जो हीट है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ करंट। तो हम लिखेंगे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ करंट, और उसके पीछे हम लिखेंगे फॉर गिवन रेजिस्टेंस। अभी मैं बताता हूं कि मैंने फॉर गिवन रेजिस्टेंस ऐसा ही क्यों लिखा। दूसरा हम ऐसा लिख सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस।
एक तो ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, फिर ये रेजिस्टेंस है उसके भी प्रोपोर्शनल में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो हमने कोई भी डिवाइस यूज की है उसका कितना रेजिस्टेंस है, या तो फिर जो हमारा वायर है उसका कितना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट। और तीसरा हमारे पास है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर। तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम करंट पास करवाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो हीट जनरेट होगा, इसलिए ये जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो हम लिखेंगे कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग। अब देखिए यहां पर जब हम बात कर रहे थे करंट की तब हमने लिखा करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस, और जब हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की तब हमने लिखा फॉर गिवन करंट, यानी कि रेजिस्टेंस करंट में हमने लिखा रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस में मैंने लिखा करंट के बारे में। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो इस इक्वेशन के ऊपर से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बदलेंगे तो ये जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस और करंट दोनों के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है वो, और रेजिस्टेंस और करंट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, यानी कि करंट में लिखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में फॉर गिवन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे फॉर गिवन करंट। और ये तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट तो होगा ही। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया जूल हीटिंग का। इसके ऊपर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी जो डिवाइस है, सपोज आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आयन की, तो आयन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम इतना करंट देंगे और उसका रेजिस्टेंस इतना होगा तो उसमें इतनी जो हीट है वो जनरेट होती होगी। ये जो सर्किट है उसमें अगर आप मान लीजिए आपको वोल्टेज की वैल्यू पता है, सपोज हमारे पास हमने लिया है एक 220 वोल्ट का सोर्स, और जो ये रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया है वो मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम जितना। तो अगर आपको इसमें हीट को कैलकुलेट करना है तो आपके पास V की वैल्यू है और R की वैल्यू है। तो V इज इक्वल टू IR इक्वेशन से आप I पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि आपको I की वैल्यू मिल गई, फिर R की वैल्यू आपके पास है, और कितने टाइम के लिए आप करंट को फ्लो करवाते हो वो आप अगर जानते हो तो इसके ऊपर से आप हीट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारी बात हो गई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, कोई भी डिवाइस में जब करंट फ्लो होता है तब रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, दूसरे एटम के साथ उसका कोलिजन होता है, और वो कोलिजन जब होता है तब उसमें कुछ एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसका इक्वेशन जो है वो है हीट इज इक्वल टू I²RT, और इस इक्वेशन का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके ऊपर से हम कितनी हीट जनरेट होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 12.7.1 आई थिंक, उसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये जो इफेक्ट हमको मिलता है उसके ऊपर से हमने कुछ एप्लीकेशंस बनाए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।